हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो आज के करंट अफेयर्स हैं। सो हमारे फोकस एरिया ये होने वाले हैं कि हम इकोनॉमी पे फोकस करेंगे, एआरडी पे फोकस करेंगे, सोशल इश्यूज पे, बैंकिंग फाइनेंस और रेगुलेटरी अफेयर्स पे क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। Then we'll study about these 10 current affairs because these are the important ones from today's current affairs from your exam point of view. So let's start. नंबर वन जो है एमपीसी मीटिंग चाहिए, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी 6 और 8 अप्रैल को, उसके एमओएम आ गया है उसका। तो विल स्टडी कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारी इकोनॉमी में। देन जो एमपीसी का था वो 6 और 8 2026 को हुआ था अप्रैल में, 2022 को उसका मिनट्स रिलीज किया है। ऑल 6 एमपीसी मेंबर्स ने स्टेटस क्यो को रिलीज किया है। मतलब 3 स्टेटस होते हैं ना एमपीसी के, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल तो 6 मेंबर्स ने न्यूट्रल स्टेटस दिया है। सीज फायर जो था अनाउंस्ड हुआ था 7 अप्रैल को, ठीक है। कहाँ का जो यूएस ईरान वॉर चल रही है उसका सीज फायर अप्रैल 7 को अनाउंस हुआ था, जिसने टेम्पररी रिलीफ दिया था। तो वी हैव अडॉप्टेड अ वेट एंड वॉच स्टैंस टू डिस्कस अबाउट आवर मॉनेटरी पॉलिसी। जो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा है, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को बोला है कि डिस्पाइट द एक्सटर्नल शॉक जो भी बाहर हो रहा है वर्ल्ड में, उसके डिस्पाइट भी हमारा इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे अभी भी खड़ा है। देन एक्सटर्नल मेंबर नागेश कुमार ऑल्सो सेड दैट क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, एलपीजी, एलएनजी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो मिडिल ईस्ट से है वो हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन चैनल है। उसकी ही वजह से हमारा जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है वो उसकी वजह से ही आने वाला है। अगर जो साइड रिस्क है हमारे इन्फ्लेशन का वो उसकी वजह से ही आएगा। देन एक्सटर्नल मेंबर, एक और एक्सटर्नल मेंबर ने बोला है मैनी अननोन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स अनक्वांटिफेबल। मतलब बहुत सारे अननोन वो हैं चीजें हैं जो जिनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, और वो भी अनक्वांटिफेबल मैनर में हमारी इकोनॉमी में इम्पैक्ट हो सकता है इसकी वजह से। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एटीएफ डेफिनेशन एक्सपैंड कर दी है टू इंक्लूड ब्लेंडिंग एंड विद सिंथेसाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स टू बूस्ट एसएफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बिकॉज हमारा फ्यूल भी खत्म हो रहा है, बिकॉज इंपोर्ट हमारा पूरा 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है ना, तो उसकी वजह से वी हैव एक्सपैंडेड द डेफिनेशन ऑल्सो। नाउ स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या पढ़ना है, लीगल बेसिस क्या है। 45ZB आरबीआई एक्ट के सेक्शन के अंदर आता है, 1934 में आया था, इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016। देन 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई होते हैं, 3 एक्सटर्नल होते हैं जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। चेयरमैन कौन होता है? गवर्नर होता है। एंड जो एक आरबीआई ऑफिसर होता है, ये मेंबर्स है आरबीआई मेंबर्स जो 3 मेंबर्स हैं। तो चेयरमैन गवर्नमेंट होता है, एक और गवर्नर होता है, और एक आरबीआई ऑफिसर होता है। एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, उनका 4 ईयर टर्म रहता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। एंड करेंटली दे आर राम सिंह, नागेश कुमार एंड सौगाता भट्टाचार्य। करंट गवर्नर इज संजय मल्होत्रा। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न दिस, अगर एग्जाम में आता है ये सब। मीटिंग्स मिनिमम 4 बार होती है पर ईयर, मतलब बाई मंथली होती है मीटिंग्स हमारी, 2 महीने में एक बार मिलती है एमपीसी कमेटी। इन्फ्लेशन टारगेट क्या है? सीपीआई एट 4%, बार ऑफ 2% है अभी, 2 to 6% का टॉलरेंस बैंड लेके चल रहे हैं। टारगेट सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई एवरी 5 years। हर 5 साल में हम लोग एक टारगेट सेट करते हैं। इफ टारगेट इज मिस्ड इन 3 quarters, कंसेक्यूटिव 3 quarters, एमपीसी को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, रीजन और करेक्टिव एक्शंस और टाइमलाइन के साथ गवर्नमेंट को कि ऐसा क्यों हो रहा है। देन कास्टिंग वोट, गवर्नर हैज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। अगर टाई हो जाता है, 3 और 3 मेंबर्स सेम वोट दे देते हैं, तो गवर्नर जो होता है वो एक कास्टिंग वोट कर सकता है। एफआईटी जो है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग 2016 में अडॉप्ट किया था, उसमें सीपीआई एंकर है, नॉट डब्ल्यूपीआई, ठीक है। हम लोग कंज्यूमर परचेसिंग इंडेक्स को एंकर लेके चलते हैं। देन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, जो वेस्ट एशिया शॉक हुआ है उसके हिसाब से क्या ट्रांसमिट हो रहा है। जो क्रूड ऑयल है वो 85% हम इंपोर्ट करते हैं, तो ऑयल प्राइस का सर्च हो गया है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से कोर इन्फ्लेशन आ रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजर 47% यूरिया हम बाहर से मंगाते हैं, 60% डीएपी हम बाहर से मंगाते हैं गल्फ रीजन से,
तो फार्म इनपुट में कॉस्ट इन्फ्लेशन होगा तो फूड इन्फ्लेशन हो जाएगा। एलएनजी और एलपीजी का क्या मैटर है, 45% हम गल्फ से मंगाते हैं, तो हाउस होल्ड एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसकी वजह से रूरल जो सीपीआई है वो बढ़ जाएगा। रेमिटेंसेस, जो 8 मिलियन इंडियंस गल्फ में रहते हैं उनके रेमिटेंसेस का डिस्ट्रप्शन हो रहा है फ्लो का, तो हाउस होल्ड इनकम शॉक पे चले जाएगा। एक्सपोर्ट्स जो है, शिपिंग रूट में डिस्ट्रप्शन हो रहा है, फिर लॉन्गर ट्रांसिट टाइम्स ले रहे हैं क्योंकि हम स्टेट ऑफ हॉर्मस से आ नहीं सकते हैं, तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो हमारी हो रही है वो ड्रॉप हो रही है। देन एक्सचेंज रेट जो है, जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल होता है वो हम दूसरी करेंसी में लेते हैं, रुपीस में नहीं होता, तो उसकी वजह से बिल राइज हो रहा है, तो सीएडे वाइडन होगा, रुपी का डिप्रिसिएशन होगा और इंपोर्ट में इन्फ्लेशन होगा, इंपोर्ट जो ले रहे हैं उसमें इन्फ्लेशन जाएगा। की पॉलिसी रेट्स ये जो हैं, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ रेट, एमएसएफ रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये आप यू शुड गो थ्रू फ्रॉम योर स्टैटिक टॉपिक्स, दिस इज इम्पोर्टेंट, एक बार इसको रिवाइज कर लेना। देन लिंकेज क्या है इसका, इन्फ्लेशन टारगेट है तो करंट रिस्क अपसाइड पे है। सीएडी इंपैक्ट क्या है, हायर इंपोर्ट बिल होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ेगा तो रुपी का प्रेशर होगा। फिर पेट्रोनेट दहेज जो होता है, कमीशन परमिशन फॉर 5 MMTPA एलएनजी कैपेसिटी डाइवर्सिफिकेशन सिग्नल होगा। देन एटीएफ ब्लेंडिंग हमने कर दी है, नाबार्ड कैन फाइनेंस नाउ एसएफ प्रोजेक्ट्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, तो ये लिंकेज है। नाबार्ड का लिंक क्या है, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिस्ट्रप्शन होता है अगर फर्टिलाइजर चेन ब्रेक होती है तो रीफाइनेंस के रोल्स एक्सपैंड किए जाते हैं। नाउ एग्जाम फोकस से दिस इज इंपॉर्टेंट, गो थ्रू दिस एंड गो थ्रू दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो। नाउ स्टेट ऑफ हॉर्मस का क्राइसिस क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंडियाज करंट अकाउंट में, ठीक है। यूएस ने सीज फायर एक्सटेंड किया अप्रैल 2022 को, पर ईरान ने कुछ ही घंटों बाद 2 शिप को स्टेट ऑफ हॉर्मस में सीज कर लिया, ठीक है। एंड सीज करने के बाद देश किसने सीज किया, आईआरडीजीसी ने किया है सीज, ईरान की स्पेशल मिलिट्री फोर्स है उसने सीज किया है। एंड उसने बोला है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मस इज आवर रेड लाइन एंड दे हैव सेड दैट हम सीज फायर तब मानेंगे जब यूएसए अपनी शिप्स स्टेट ऑफ हॉर्मस से हटा देगा। ब्लॉकेट ऑफ इरानियन पोर्ट्स कंटिन्यूस, यूएस भी अभी वहीं पे है, ईरान की शिप भी वहीं पे, तो ब्लॉक है अभी वो। 9 इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर्स इवैक्यूएटेड फ्रॉम गल्फ, इंडिया डाइवर्सिफाइंग टू यूएस एलपीजी इंपोर्ट्स। नाउ यूएस से हम एलपीजी मंगा रहे हैं क्योंकि गल्फ में हमारे इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर्स को इवैक्यूएट कर दिया गया। यूएस एलपीजी फ्लाइट रेट्स ऑन यूएसजीसी जापान रूट रोज बाय $100 पर टन, तो ये हमारे कॉस्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट का जो बिल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इंडिया एलपीजी इंपोर्ट डेफिसिट 1 मिलियन टन है, ठीक है, मार्च में, एंड नाउ इट्स 9 लाख टन इन अप्रैल। देन पेट्रोनेट एलएनजी जो है ग्रांटेड, ये वाला अपन ने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। इंडिया सेंटर रिजेक्टेड स्पेकुलेशन दैट टैंकर कैप्टन पेड क्रिप्टो करेंसी टू सेफली क्रॉस हॉर्मस। नाउ स्टैटिक के हिसाब से हमें यही जो हमने पढ़ा है, 85% क्रूड ऑयल है, 45% एलपीजी आता है, सिग्निफिकेंट एलएनजी आता है हमारा, कहाँ कहाँ से आता है ये आप एक बार देख लेना। देन करंट अकाउंट डेफिसिट का फ्रेमवर्क क्या है, सीएडी का। ट्रेड डेफिसिट जो है, अगर इंपोर्ट बिल राइज होगा तो एक्सपोर्ट डिस्ट्रप्शन होंगे, शिपिंग डिलेस होंगे इंपोर्ट बिल के साथ, ये तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो होगा वो वाइडन हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा ट्रेड डेफिसिट। देन रेमिटेंसेस का वही कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू होगा तो रेमिटेंसेस में ड्रॉप आ जाएगा, हमारी जीडीपी में इससे फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। सर्विसेज एक्सपोर्ट से क्या होगा, आईटीएस नॉट, ये डायरेक्टली हिट नहीं होगा, पर शिपिंग एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज को डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से। कैड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी है हमारा 2.5% सेफ थ्रेशोल्ड है, बट ऑयल शॉक्स की वजह से ये 3 to 3.5% हो सकता है। फाइनेंसिंग कैड, एफडीआई, एफपीआई, ईसीबी, एनआरआई डिपॉजिट्स के थ्रू कैड को फाइनेंस किया जाता है। इफ रुपी पैसा गिरता है तो एफपीआई का आउटफ्लो जो होता है वो वर्स हो जाता है, तो कैड की फाइनेंसिंग भी वर्स हो जाती है। नाउ इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी का आर्किटेक्चर क्या है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इंडिया हैज 3 अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, विशाखापट्टनम में है, मंगलुरु में है और पडूर में है, जहां पे हमें 9.5 डेज का इंपोर्ट कवर होता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर देयर। फिर 90 डे एनर्जी इमरजेंसी स्टॉक
हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम रखें 90 डे का इमरजेंसी स्टॉक. हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प रिप्लेस बाय नेल्प इन 2016 एंड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इज adopted. Then National Biofuel Policy 2018 revised in 2022, 20% of ethanol blending in petrol by 2015. ये ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस करता है. एंड पीएम कुसुम भी हम ले रहे हैं, ताकि पीएम कुसुम भी चल रहा है अभी कि सोलर पंप सेट्स लगाए जाएं ताकि डीजल यूज एग्रीकल्चर सेक्टर में रिड्यूस हो. एंड इंडिया एनर्जी इंपोर्ट बिल इतना होता है 130 to 150 बिलियन पर ईयर. लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ट्रेड डेफिसिट, हमारा ट्रेड डेफिसिट का लार्जेस्ट कंपोनेंट हमारा एनर्जी इंपोर्ट बिल है. देन इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना है किसमें, अपने एनर्जी सेक्टर को लेके. देन स्टैटिक से क्या लिंकेज है, क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. कैड का वाइडनिंग होगा अगर ऑयल शॉक होंगे और रुपी का डिप्रिसिएशन होगा तो इंपोर्ट बिल जो रुपी में वो डबल हो जाएंगे. नाबार्ड का कनेक्शन क्या है, हायर डीजल प्राइसेस होंगे, हाई फार्म ऑपरेटिंग होंगे तो एग्रीकल्चर का क्रेडिट राइज होगा तो नाबार्ड को रिफाइनेंस करने की जरूरत होगी. गो थ्रू दिस वंस and this is exam focused facts which you have to go through. Then third हमारा न्यूज क्या है, टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 26 डिक्लाइन इन डॉलर टर्म्स एंड पॉलिसी इश्यूज. देन टेक्सटाइल का क्या हो रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है 2.21% फेल हुआ है फाइनेंशियल ईयर 26 में इन डॉलर टर्म्स एंड रोज 2.1% इन रुपीज टर्म्स. ठीक है, टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमारा इतना है एंड इतना था लास्ट ईयर, तो हमारा एक्सपोर्ट गिर गया है टेक्सटाइल का. कॉटन यार्न फैब्रिक्स एंड मेडअप्स डाउन बाय 3.89%, गारमेंट एक्सपोर्ट्स डाउन बाय 1.36%. रुपीस टर्म में ये है जहां पे हमें 2.1% का राइज मिला है क्योंकि रुपीस हमारा गिर रहा है. ग्रोथ इन 120 प्लस डेस्टिनेशंस, यूएई में, यूके में, जर्मनी में, स्पेन में, जापान में हमारे एक्सपोर्ट का ग्रोथ हुआ है. रेडीमेड गारमेंट्स रिमेन लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, रेडीमेड गारमेंट्स हमारे एक्सपोर्ट में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है. एंड की रीजन फॉर डॉलर डिक्लाइन इज रुपी डिप्रिसिएशन इन्फ्लेटेड रुपी नंबर्स इवन एज डॉलर रेवेन्यू फेल. देन स्टैटिक फाउंडेशन में हमें क्या पढ़ना है कि हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं टेक्सटाइल के. इंडिया का शेयर टोटल एक्सपोर्ट्स में 10 to 12% का है. एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है इस सेक्टर में. सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल में हमारे सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हम लोग. कॉटन फैब्रिक टू चेन, कॉटन से यार्न बनता है, फिर फैब्रिक बनता है, फिर गारमेंट, तो ईच स्टेज एड्स वैल्यू. एंड एमएसएमई डोमिनेंस 80% हमारे टेक्सटाइल यूनिट्स एमएसएमई है. कि कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, गुजरात है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है. एंड गवर्नमेंट स्कीम जो चल रही है इससे रिलेटेड वो है पीएम मित्रा. 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क्स विल बी मेड एंड इट इज अनाउंस्ड इन 2021. ठीक है, पीएलआई स्कीम्स फॉर टेक्सटाइल जो है वो 2021 में अप्रूव की गई थी. टारगेट्स मैन मेड फाइबर एंड टेक्निकल टेक्सटाइल. नाउ डॉलर वर्सेस रुपी का एक्सपोर्ट पैराडॉक्स क्या है. ठीक है, ये दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट इफ समवन आस्क्स यू इन अ मेंस क्वेश्चन. So you can write this textile से related ये पूरा data है and then you can write why it is rising in rupees and falling in dollars and what kind of relationship this has. तो जब डॉलर में फॉल हो रहा है और राइज हो रहा है रुपी में, when rupee depreciates, same dollar revenue converts to more rupees, creates illusion of growth but it is not growth. Real export performance metric dollar terms revenue is the true measure of. dollar terms में ही हम competitiveness measure कर सकते हैं क्योंकि सारी countries dollar terms में ही एक्सपोर्ट कर रही है. implication of NABARD क्या है कि cotton farmers get higher money revenue, rupees revenue per kg, indirect benefit होता है but the sector competitiveness is at risk. एक्सचेंज रेट इफेक्ट क्या होता है एक्सपोर्ट्स में, रुपी डेप्रिसिएशन क्या होता है, जनरली इंडियन एक्सपोर्ट्स को चीपर बना देता है तो ये वॉल्यूम को बूस्ट करता है बट मनी बूस्ट नहीं होती है. व्हाई वॉल्यूम स्टिल फेल. यूएस में टैरिफ लग गया है जैसे कि आपको पता है, इंडियन गुड्स में 50% इम्पोज्ड है, नाउ अंडर रिफंड है, तो वेस्ट एशिया और शिपिंग डिस्ट्रप्शन भी हो गए इसलिए वॉल्यूम फेल हो रहा है. ठीक है, नाबार्ड रोल क्या है, दिस रिफाइनेंस करते हैं क्रॉप लोन्स को अंडर खरीफ क्रेडिट. टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होते हैं अगर नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर आते हैं तो उनको
फाइनेंस किया जाता है। एफपीओ जो कॉटन बेल्ट में होते हैं वो नाबार्ड सपोर्ट करता है वैल्यू चेन इंटीग्रेशन के लिए। नाबार्ड प्रोड्यूस फंड जो होता है वो एफपीओ को कॉटन वैल्यू एडिशन के लिए फंड करता है, सपोर्ट करता है। एंड यूएस टैरिफ रिफंड इशू, इंडियन एक्सपोर्टर्स कैन ओनली रिकवर और शेयर ड्यूटी कॉस्ट थ्रू यूएस इंपोर्टर्स गुडविल, नो लीगल मैकेनिज्म इज देयर। ठीक है, now this is the current affairs linkage, you can go through this and exam focus से आपको क्या पढ़ना है, static में जाके इसको पढ़ लेना है एक बार and practice questions कर लेना। then fourth we will do life insurance, new business, financial year 26 16% growth, LIC versus private IRDAI। now what is this? तो लाइफ इंश्योरेंस न्यू बिजनेस फर्स्ट प्रीमियर रोज ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, इतना बढ़ गया है। ठीक है, एलआईसी न्यू बिजनेस इतना जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो बढ़ा है, मार्केट शेयर 56.66% हो गया है, जो कि पहले 57.05% था। और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस का ये डेटा है। की ड्राइवर क्या है? सरेंडर वैल्यू नॉर्म चेंज जो हुए हैं अक्टूबर 2024 में, तो insurers adapted strategies in H2 and GST exemption on individual life policies effective of September 2022-2025, 18% GST रिमूव हो गया है, इसलिए ये बढ़ा है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड रोज 4.70% एंड टू 2.83 करोड़। MBK Research Life Insurance ended financial year 26 on soft note. Retail AP grow to 8% in March and equity market वोलाटिलिटी क्या है? ULIP जो ग्रोथ प्रेशर है उसकी वजह से वोलेटाइल है अभी इक्विटी मार्केट। हाई इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस चल रहे हैं और डिफर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट परचेसेस। नाउ IRDAI ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1999 में IRDAI एक्ट के अंदर। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन 2022 में अपॉइंट हुए थे देवाशीष पांडा, वो हैं। मैंडेट क्या है? रेगुलेट एंड डेवलप इंश्योरेंस सेक्टर, प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स। एंड की कमिटीज इसकी हैं इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी, लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल एंड जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। नाउ IRDAI अमेंडमेंट एक्ट आया था 2023 में, मेजर रिफॉर्म्स लाए थे इसमें। कंपोजिट लाइसेंस थे, रिड्यूस पेड अप कैपिटल था, बीमा ट्रिनिटी थी इसमें। ठीक है, देन इंश्योरेंस सेक्टर के की कॉन्सेप्ट्स क्या एग्जाम से रिलेटेड? एनबीपी क्या होता है? न्यू बिजनेस प्रीमियम होता है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम कलेक्टेड फ्रॉम न्यू पॉलिसीज, दिस इज इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट क्या होता है? सिंगल प्रीमियम जो होता है प्लस रेगुलर प्रीमियम, स्टैंडर्डाइज मेजर होता है ये कंपैरिजन के लिए, APE। ठीक है, सरेंडर वैल्यू नॉर्म 2024 में जो आए थे वो IRDA मैंडेटेड गारंटीड सरेंडर वैल्यूज फ्रॉम अक्टूबर 2024, प्रोटेक्ट्स पॉलिसी होल्डर्स हु एग्जिस्ट अर्ली। फिर ULIP है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, कंबाइंस इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिंक टू मार्केट अफेक्टेड बाय इक्विटी वॉलेटिलिटी। एंड GST ऑन लाइफ इंश्योरेंस क्या है? वाज 18%, फिर रिमूव कर दिया गया सितंबर 2025 में, तो ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए कॉस्ट रिड्यूस कर दिया गया। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है? प्रीमियम्स एज परसेंटेज ऑफ GDP जो होता है वो इंडिया की GDP पे जाता है, 4.2% होता है, लाइफ का 3.2% है, नॉन लाइफ का 1% है, ग्लोबल एवरेज इज 7% एंड वी आर ओनली एट 4.2%। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है? प्रीमियम पर पर्सन होती है। इंडिया में $95 है इसका एंड ग्लोबल एवरेज इज $800, सो देयर इज अ ह्यूज गैप। ठीक है, प्रीमियम पर पर्सन। एंड बीमा ट्रिनिटी क्या है? जो बीमा शुभम पोर्टल, जो बीमा वाहक वुमेन एजेंट्स एंड बीमा विस्तार, this is an important scheme, you should go through this in your static portion. Then LIC special status क्या है? LIC जो establish हुआ था 1956 में, ठीक है, listed on BSE and NSE May 2022 and India's largest IPO at that time, ठीक है, market share 56.66% of new business premium और LIC holds 45% plus of India's long term savings। ठीक है, critical for infrastructure financing via government bonds and group single premium जो LIC strongest segment है वो 15.79% ग्रो किया है फाइनेंशियल ईयर 26 में। Now go through this linkage. What is this? This is important from your prelims and mains perspective. So go through this and revise that static portion also. And ये exam focus है, ये इसको एक बार देख लेना। Then fifth, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशंस क्या आए हैं?
तो मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि अप्रैल 2022-2026 में ऑनलाइन गेमिंग रूल्स आए हैं जो मई 1 से इफेक्टिव होंगे। इसमें प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आया है 2025, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड सेंट्रल लॉ फॉर ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, अभी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बन गई है जो कि अटैच्ड ऑफिस है विद इन मिनिस्ट्री। ई स्पोर्ट्स का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा, रियल मनी गेमिंग प्रोहिबिट कर दी जाएगी। ये क्यों हुआ है? जो मर्डर केस ऑफ IRS डॉटर हुआ था, दिस इज अ न्यूज। तो जो एक्यूज्ड था, जो डोमेस्टिक हेल्प था घर पे, ही वाज addicted to online gaming gambling, so highlighted a very social harm, so this was made because of that. IT secretary, VPN regulation for better sites thorny issue, enforcement is a challenge. ऑनलाइन गेमिंग मार्केट कितना है? 2024 में 3.8 बिलियन था, एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक ये 9 to 10 बिलियन डॉलर्स का मार्केट बनेगा। एंड जीएसटी 28% का जीएसटी ऑल ऑनलाइन गेम्स में लगता है मेजर रेवेन्यू और इंडस्ट्री इम्पैक्ट में। 28% का जीएसटी पे करते हैं ऑनलाइन गेमर्स। देन इवोल्यूशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन इन इंडिया, this go through this once, and social issues and dimensions क्या है कि गैम्बलिंग एडिक्शन और फाइनेंशियल हार्म क्यों हो रहा है, तो आपको एक बार इसको भी देना पड़ेगा। एंड जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग, कैसा जीएसटी लगा है? 28% लगा है। 18% पहले प्लेटफॉर्म फी थी, फिर अब 28% डिपॉजिट पे लगने लगा है। 28% ऑफ डिपॉजिट 10x हायर कर दिया गया है। Many offshore platforms were closed and shifted to VPN access servers only. The revenue upset के central government collected significantly higher GST from online gaming post change. Government खूब कमा रही है इससे। And constitutional issues ये है कि gaming companies challenged 28% in Supreme Court, case is still pending. एक बार go through this current affairs का क्या linkage है। And then 6th वाला है वुमेन पंचायत, जो हमारा आ रहा है, क्या बोलते हैं, 73rd अमेंडमेंट एंड रूरल गवर्नेंस गैप। इसका डेटा क्या है? अहेड ऑफ नेशनल पंचायती राज डे विच इज ऑन अप्रैल 24, सेंटर डेटा ये कि वुमेन 49.75% वो बताती है इलेक्टेड पंचायत का। छत्तीसगढ़ इज द हाईएस्ट वुमेन, हैज द हाईएस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पंचायती रोल्स। एंड सिग्निफिकेंट स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, जो 50% तक जा रहे हैं। बिलो कोटा है गुजरात, हरियाणा, त्रिपुरा, दादरा। एंड 19 स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन दिया जाता है वुमेन्स को, बट कॉन्स्टिट्यूशन ओनली मैंडेट्स 33%। एंड कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल was defeated now in Lok Sabha, and Congress जो OBC लीडर्स थे उन्होंने बोला सब कोटा for OBC women needed, and this bill should be passed only when there is a caste census in India. ऑल इंडिया महिला कांग्रेस जो है उन्होंने पोस्ट कार्ड कैंपिंग भी जारी किया था इसमें। Then 73rd Constitutional Amendment Act क्या है? Go through this once. It is a static portion. You have to revise this. And अगर आपको PDF चाहिए इसका तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप इसका PDF निकाल सकते हैं। वुमेन इन पंचायत की क्या रियलिटी है? And 29 subjects in 11th schedule important for NABARD. Go through this once. Then static portion में क्या आएगा? And exam focus क्या है? India's fertilizer security, ईरान वॉर, यूरिया इंपोर्ट्स एंड एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन। तो खरीफ सीजन का क्या चैलेंज है कि ईरान में वॉर हो रही है, इसकी वजह से गल्फ रीजन से जो हमारे यूरिया आ रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो FAO WMO जॉइंट रिपोर्ट ये कि एक्सट्रीम हीट की वजह से फूड सिस्टम में बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। 6% का ईल्ड लॉस होगा अगर 1% और राइस हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस और राइस हुआ, तो कंपाउंडिंग फैक्टर हो गया। India consumes 350 lakh MT urea annually and domestic production is 250 lakh. तो balance is done by imports only. 100 lakh million tons का import जो है उसका balance गड़बड़ा रहा है। Gulf and Asia supply bulk of India's fertilizer imports. DAP का import 60% है, यूरिया का import 25 to 30% है। NBA subsidy applies to complex fertilizer. यूरिया under maximum retail price MRP कंट्रोल के अंदर ही है यूरिया। ईरान वॉर की वजह से LNG बढ़ रहा है, गैस बेस्ड यूरिया प्लांट का कॉस्ट राइज हो रहा है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ ये दिस इज वन मीट ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर
you can go through this, but it is not such important thing. देन स्टैटिक में आपको क्या पढ़ना है, गो थ्रू दिस वन. स्टैटिक में आपको कैसे क्या देना है, नाबार्ड का रोल क्या है एग्रीकल्चर क्रेडिट में, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके वो एक बार गो थ्रू कर लो. एंड next news is Tech M Q4 results and AI in IT sector, services, exports and forex earnings. टेक महिंद्रा का Q4 का रिपोर्ट निकला है. नेट प्रॉफिट 1354 करोड़ है, 16% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है. रेवेन्यू कितना था, 15 करोड़ का रेवेन्यू था. फुल ईयर रेवेन्यू इतना आया है, नेट प्रॉफिट इतना आया है. सीईओ मोहित जोशी जो है वो ट्रांजिशनिंग टू एआई लेड ऑर्गेनाइजेशन, नाउ दे आर मेकिंग दिस एआई लेड ट्रांजिशन. तो आईटी सेक्टर में एआई डिफ्लेशन कॉन्सेप्ट आ रहा है, एआई रिड्यूसिंग ह्यूमन और बिलिंग. तो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय में फॉल, मतलब रेवेन्यू कम हो सकता है एम्प्लॉयज का. एचसीएल टेक्नोलॉजीज का आया है Q4 रेवेन्यू तो 1.2% का राइज है डिस्पाइट 3.9% ऑफ ग्रोथ गाइडेंस. निफ्टी का आईटी फेल हुआ है 1.13% ऑन अप्रैल 2022 ड्यू टू आईटी डिफ्लेशन कंसर्न्स and cautions of financial year 27 guidance. and India's IT ITS sectors का एनुअल बिलियन कितना रेवेन्यू है ये है, एंड 5 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयज यहाँ पे काम करते हैं. नाउ गो थ्रू दिस. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एआई डिफ्लेशन क्या हो रहा है. नाउ दिस इज अ न्यू इकोनॉमिक रिस्क कॉन्सेप्ट, ठीक है. यहाँ के ये बोला जा रहा है कि अब जब एआई आएगा तो सॉफ्टवेयर के जो टास्क है वो जो एक इंसान कर रहा है वो ऑलरेडी हो जा रहा है एआई से. तो इंसान की जरूरत क्या है, तो सेम आउटपुट रिक्वायर्स फ्यू बिलेबल आवर्स, मतलब कम आवर्स में हमें ज्यादा आउटपुट मिल रहा है. तो रेवेन्यू जो है पर प्रोजेक्ट फॉल हो सकता है. आईटी फर्म्स में रिपोर्ट हायर प्रॉफिट्स, लोअर कॉस्ट बट लोअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑल्सो एंड स्लोअर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. फॉर इंडिया आईटी सेक्टर एम्प्लॉयज 5.4 मिलियन पीपल. इनकी जॉब रिस्क में है तो रीस्किलिंग नीडेड है. हमें इनको रीस्किल करना पड़ेगा, कुछ और सीखना पड़ेगा, प्रॉम्प्टिंग सीखनी पड़ेगी कि कैसे एआई से काम करवा सकते हैं. आरबीआई का क्या कंसर्न है कि इफ आईटी फॉरेक्स अर्निंग्स ग्रोथ स्लो, सर्विस सरप्लस श्रिंक हो जाएगा और इसमें कैड में प्रेशर आएगा. नाउ अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें कि इंडिया कैन बिकम ग्लोबल एआई सर्विस हब बट रिक्वायर्स मासिव स्किलिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है. नाउ फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कितना है यहाँ पे, नाबार्ड का इनडायरेक्ट लिंकेज क्या है, गो थ्रू दिस वंस. 9th है रुपी डिप्रिसिएशन 293.78, ठीक है. कॉसेस मैकेनिज्म्स एंड आरबीआई टूल किट क्या है, रुपीज फेल 34 पैसे ऑन अप्रैल 2022, थर्ड स्ट्रेट सेशन ऑफ डिक्लाइन, मतलब रुपीज डिक्लाइन होते जा रहा है. प्रीवियस क्लोज क्या था 93.44 अप्रैल 21 में, 28 पैसा डिक्रीज हुआ था और उससे पहले 25 पैसा डिक्रीज हुआ. ओवरनाइट जो है क्रूड ऑयल में के पैसों में बढ़ गया है, क्रूड ऑयल का पैसा. अनसर्टिनिटी हो गई है यूएस ईरान की टॉक्स में. एंड एफपीआई आउटपुट का जो फ्लो है वो इक्विटी से एफपीआई आउटपुट का फ्लो है, उससे भी रीजन है कि हमारा ये पैसा फेल हो रहा है. Rupee had gained 47 पैसे in two preceding sessions, reflecting ceasefire hope. इससे पहले 47 पैसे हम इंक्रीज किए थे तो हमें लग रहा था कि सीज फायर का होप है तो रुपी बढ़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है. देन इसमें अपन को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए एक्सचेंज रेट रेजाइम्स में, गो थ्रू दिस. एंड फैक्टर्स कॉसिंग रुपी डिप्रिसिएशन, ये वी हैव डन दिस. क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, एफपीआई आउटफ्लोज हो रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है, ग्लोबल डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन डिफरेंशियल हो रहा है, मतलब इंडिया में हाई डिफरेंस इन्फ्लेशन चल रहा है एज पर टू यूएस, ठीक है. अब आरबीआई क्या करने वाला है, फॉरेक्स इंटरवेंशन टूल किट क्या होता है. डायरेक्ट इंटरवेंशन है कि आरबीआई सेल्स डॉलर्स फ्रॉम फॉरेक्स रिजर्व इन स्पॉट मार्केट, इससे हमारा डॉलर सप्लाई बढ़ता है और स्टेबलाइजेस रुपीज. फॉरेक्स स्वैप एक्शंस होते हैं, आरबीआई डॉलर और रुपीस को स्वैप करता है बैंक्स के साथ, तो ये रुपी को लिक्विडिटी में इंजेक्ट करता है, तो ये फॉरेक्स हमारे रिजर्व मैनेज होते हैं. कैश रिजर्व रेशियो चेंजेस होते हैं, कैन टाइटन लिक्विडिटी टू रिड्यूस, इसको सीआरआर को टाइटन करना है ताकि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो पास हो चुके, रिड्यूस हो चुके. रेपो रेट बढ़ा सकते हैं, हायर रेट्स कैन अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल्स. एनआरआई डिपॉजिट्स होते हैं, उससे इंटरेस्ट रेट आता है तो अट्रैक्ट मोर डॉलर फ्लोस इन इंडिया एंड रुपी कैन स्टेबलाइज. मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम यूज की जाती है, या इंडियन फॉरेक्स रिजर्व जो है
वन ऑफ द लार्जेस्ट है एंड प्रोवाइड्स बफर 670 प्लस बिलियन डॉलर का इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है। गो थ्रू दिस वंस। And last news is end of LWE, left wing extremism, post LWE economic. Now Union Minister, this is not such a important news as compared to our एग्जाम, बट जो स्टैटिक है उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। लाइक समाधान स्ट्रैटेजी क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स कौन से हैं। अब मैं ये सारे जो पीएम जनमन है, आई टीच देम इन अ डिफरेंट वीडियो, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉर पीडीएफ go to the description, you'll get the PDF, and thank you for this, and please go through this all on your own once you'll understand it better.